हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं, किस कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, किस कॉन्ट्रैक्ट की क्या कंडीशंस हैं। ये आपके सिलेबस में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, लमसम कॉन्ट्रैक्ट से लेकर, है ना, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे जो भी हैं इन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट की बात हम जब करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझ लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये दो लोगों के बीच में किया जाने वाला एक एग्रीमेंट है। जब उसमें लीगल एस्पेक्ट्स इंक्लूड हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इस पर हम बात कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज, कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। इनके अलावा कुछ और भी होते हैं अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, फी कॉन्ट्रैक्ट, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। डिफरेंट तरह के ये जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। लंप सम, लंप सम हम किसको कहते हैं? एक साथ, एक मुश्त, एक बार में, इन सबको क्या कहा जाता है? लंप सम कॉन्ट्रैक्ट। तो द लंप सम कॉन्ट्रैक्ट इज द वर्क गेट्स कंप्लीटेड विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। यानी कि हम टाइम दे देते हैं कि ये लो भैया पैसे बता दो और इतने समय में ये करके आपको देना है, बराबर है। प्रॉफिट कैन बी अचीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर बाय प्रॉपर प्लानिंग। इसमें कॉन्ट्रैक्टर की पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है कि मुझे पूरा काम करके देना है, कब शुरू करना है, कब खत्म करना है, कितने पैसे में करना है। जो कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे से प्लान करता है वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट में कमा जाता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स की प्लानिंग अच्छी नहीं होती है, रिसोर्सेज उनके टाइम से उनको नहीं अवेलेबल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में लॉस में जाते हैं। मेंटेनिंग अकाउंट इज नॉट नेसेसरी। अब यहाँ अकाउंट्स की कोई बात ही नहीं है, एक ही बार में सारे पैसे की बात हो चुकी है, तो वो पैसा उनको मिलना है और वो आपको पे करना है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर को पता है कि क्या मिलना है, क्लाइंट को पता है क्या देना है, तो अकाउंट की उतनी जरूरत नहीं रह जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज नोन बिफोर कंप्लीशन। हमें पहले से ही पता है कि इस प्रोजेक्ट के हमें इतने कॉस्ट देना है। लमसम क्या होता है? जैसे आपके घर में कोई काम हो रहा है, आपने कहा कि मेरा पूरा घर पेंट कर दो। दो तरीके हो सकते हैं। एक, आप उसको पर स्क्वायर मीटर नापो, उसका कितने स्क्वायर मीटर उसने पुताई करी है, पेंट किया है, उसका पेमेंट करो। दूसरा, पूरा घर पोत दो, 2,000 रुपए देंगे। अब वो क्या मेजरमेंट है तुम्हारा, तुम जानो। तुमको 2,000 रुपए में है, पेंट हम दे देंगे, तो वो कर देना तुम। तो ये चीज है। उसमें वो जो आपके यहाँ पेंट करने आया पेंटर है, उसको पता है कि क्या मैं 2,000 रुपए में पूरा घर पोत सकता हूँ, उसकी पुताई कर सकता हूँ। यदि मैं उसकी पुताई नहीं कर सकता हूँ तो मना कर देगा, या उसको लगेगा कि हाँ हाँ ये मेरे को इतने में कुछ प्रॉफिट है। तो प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप भी टेंशन फ्री, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये काम इतने दिन में होना चाहिए। तो ये भी लमसम कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जाम्पल हो सकता है। क्वालिटी ऑफ वर्क कैन नॉट बी मेंटेन्ड। ये इसका प्रॉब्लम है कि क्वालिटी ऑफ वर्क मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि उसको एक बार में पूरा करना है। तो कई बार इसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि क्वालिटी के साथ प्ले कर देता है और यहाँ आके उसकी क्वालिटी थोड़ा सा आपकी डाउन करती है। कॉन्फ्लिक्ट्स में ऑकर बिटवीन एंड कॉन्ट्रैक्टर, मतलब क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच तनाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था कि आपके घर में पेंटिंग होना है, तो आप उसके लिए क्या कह सकते हैं कि यार तुमने ये पेंट अच्छा नहीं किया है, जहां पेंट करे वहां ब्रश के निशान दिखाई दे रहे हैं, या दो कोट की बात हुई थी तुम एक ही कोट उस पर पेंट कर रहे हो। ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं रिगार्डिंग क्वालिटी इशू। इसके साथ साथ आपने कहा था कि तुम 3 दिन में काम करके खत्म दोगे, लेकिन अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। There are n number of issues. There is a chances of conflicts. The contractor can get excess profit or excess loss. मैंने क्या बताया अभी? यदि उसकी प्लानिंग अच्छी है तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में जाएगा, प्लानिंग अच्छी नहीं है तो लॉस में जाएगा। तो लमसम कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो
एडवांटेज है कि आप उसमें ज्यादा कमा सकते हैं, और लॉस है कि उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें लिखा हुआ है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, आइटम का रेट होगा उसके आधार पर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द वर्क ऑन द आइटम रेट बेसिस। इस तरह के काम में कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम लेता है किस आधार पर? हर एक आइटम का रेट डिसाइड होता है। रेट कहाँ दिया रहता है? रेट दिया रहता है SOR, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो SOR होता है, या जिसको हम CSR कहते हैं। SOR का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल ऑफ रेट्स, या CSR का मतलब होता है करंट शेड्यूल ऑफ रेट्स। तो SOR या SOR, ठीक है ना। तो ये सारी चीज इसमें उसके रेट लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर इसको आसान भाषा में समझे हम, तो ये मेन्यू कार्ड है काम का, कि किस काम को किस रेट से दिया जाता है, ठीक है ना। तो the payment is done on the basis of quantity of items done and their respective rates. अब as for an example, 6,500 या 7,500 पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट का रेट है, उसका एक स्पेसिफिकेशन है। तो कितने क्यूबिक मीटर वो कंक्रीट कर रहा है, पता चला उसने 10 क्यूबिक मीटर कंक्रीट करी, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई रेट, ठीक है ना। कि अगर 6,500 है तो हम उसको 65,000 का पेमेंट करेंगे, कहाँ पर? कंक्रीट के हेड में। तो रेट डिसाइड होता है, तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। आइटम रेट मींस आइटम का रेट। आइटम, व्हाट इज आइटम? आइटम इज द वर्क टू बी कैरिड आउट, जो भी काम करना है। कौन कौन से आइटम्स हो सकते हैं? पेंटिंग, एक्सकवेशन, प्लास्टरिंग, कंक्रीट, है ना, बार बेंडिंग, प्लेसिंग, दीज आर एन नंबर ऑफ आइटम्स। ये सब आइटम्स है। अभी आप एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में, यानी क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग जब आप पढ़ेंगे, तब इस बारे में आपको आइटम्स के बारे में भी पता चलेगा। द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम्स आर वर्क आउट बाय डिटेल्ड मेजरमेंट। क्वांटिटी कहाँ से मिलती है? डिटेल मेजरमेंट लेकर। अब क्वांटिटी, व्हाट इज क्वांटिटी? या तो आप मेजरमेंट करते हैं स्क्वायर मीटर में, या रनिंग मीटर में, या क्यूबिक मीटर में। स्क्वायर मीटर में 2 डायमेंशंस, रनिंग मीटर में 1 डायमेंशन, क्यूबिक मीटर में 3 डायमेंशन। इनका प्रॉपर आप वर्कआउट करते हैं। कैसे वर्कआउट करते हैं? ड्राइंग होती है, आप ड्राइंग से उसकी क्वांटिटी वर्कआउट कर सकते हैं, या एक्चुअल जो काम हुआ है उसको वर्कआउट कर सकते हैं। एक नियम यहाँ सुन लीजिए, यदि कॉन्ट्रैक्टर ने ड्राइंग से अधिक का मेजरमेंट बनाया है, तो भले वो फील्ड पर अवेलेबल है, पर आप ड्राइंग से ज्यादा का पेमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि उसने ड्राइंग से कम का मेजरमेंट बनाया है, तो आप एक्चुअल पेमेंट करेंगे। तो द मैक्सिमम लिमिट इज द ड्राइंग, अनलेस अदरवाइज, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट की शर्त में शामिल नहीं है, किसी कारणवश आपने उसको परमिट किया है कि आप एक्स्ट्रा वर्क करिए, तब आप पेमेंट कर सकते हैं। पर इन जनरल जो ड्राइंग में क्वांटिटीज है वही रहती है। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो नोन एज अ यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमको पता है हर चीज का रेट पता है। रेट इज व्हाट? द यूनिट प्राइस इज रेट। आप बाजार में जाते हो तो रेट आपको कैसे पता चलता है? हर चीज का एक मोड ऑफ मेजरमेंट है। शक्कर लेने जाते हैं, शक्कर का क्या भाव होता है? बोलता है साहब 40 रुपए kg, 1 kg फॉर 40 रुपीज। करेक्ट है। आप बोलते हैं हमको 10 किलो शक्कर चाहिए है, शुगर चाहिए है, तो आप कितने लेंगे? 40 × 10, सो 400 रुपीज की आएगी। जस्ट लाइक दैट। तो इसको आइटम रेट बेसिस भी कहा जाता है, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। The approximate quantities of all possible items of work are worked out and are shown in the tender form. तो ड्राइंग के आधार पर जितनी क्वांटिटी है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको टेंडर फॉर्म में लिखते हैं कि भाई इस काम के एवज में इतनी क्वांटिटी, इतने की सीसी, इतने का ये काम, इतने का प्लास्टरिंग, इतने का पीओपी, व्हाटएवर एन नंबर ऑफ आइटम्स। Every contractor quotes his rates against each item or arrives the final total amount of the work. हर कॉन्ट्रैक्टर अपना रेट भरता है। जैसे मैं कहूं 10 क्यूबिक मीटर का साहब कंक्रीट होना है, 100 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर होना है, 100 स्क्वायर मीटर की पेंटिंग होना है, 30 क्यूबिक मीटर की एक्सकवेशन होना है, तो ये क्या है? मेरी क्वांटिटीज। हर कॉन्ट्रैक्टर अपने उसमें लिखेगा क्या इसका रेट मैं ये कोट कर रहा हूँ, इसका रेट। तो वो आइटम उसको पता है कि इसका रेट क्या है और मैं इतने में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना रेट कोट करता है।
every contractor quotes his rate against each item or arrives at the final total amount of the work. This is most common type of contract system which widely adopted. सबसे ज्यादा यूज होने वाला है. रेट सभी के डिसाइड है एसओआर में. रेट के अगेंस्ट वो अपनी क्वांटिटी जो होगी उसके अगेंस्ट वो अपने रेट देता है. वही कहलाता है आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट. जैसे कंक्रीट की रेट हो रही है, मान लीजिए कहीं पर 100 रुपए का कुछ काम है, तो वो अपना काम कह देता नहीं, सब मैं इसके लिए तो 90 रुपए लूंगा, 10 रुपए कम लूंगा. या ये भी हो सकता है कि वो कहे कि 100 रुपए में मेरा काम नहीं हो पाएगा सर, खर्चे ज्यादा है, मेरी लेबर अधिक लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, तो मैं 100 में नहीं कर पाऊंगा, इसके एवज में मैं 110 रुपए में करूंगा. वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे. आइटम रेट मींस आइटम्स का रेट डिसाइडेड है, क्वांटिटीज निकाल ली जाती है और उसके बेसिस पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है. दिस इज द यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. आगे बढ़ते हैं. द वर्क में डिले ड्यू टू डिले इन सप्लाई ऑफ मटेरियल. काम डिले हो जाएगा अगर आइटम मटेरियल डिले आ रहा है. इट इज बैलेंस्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बैलेंस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जितना काम होगा उतने का पेमेंट होगा. बैलेंस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मेंटेनिंग अकाउंट इज नेसेसरी. अभी आपने लमसम में देखा कि अकाउंट मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अकाउंट को मेंटेन करना नेसेसरी है. कितना, क्या एक दिन में तो सारी क्वांटिटी अचीव हो नहीं जाएगी. जितना काम वो कर चुका है उतने का पेमेंट कर दिया गया है. तो अकाउंट्स मेंटेन रहना चाहिए, कितना काम हो चुका है, कोई क्वांटिटी की डुप्लीकेसी तो नहीं हो रही है, कोई कार्य का पेमेंट हो चुका है तो उसका रिपीटेटिव पेमेंट तो नहीं हो रहा. तो अकाउंट इज मस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज नॉट नोन बिफोर कंप्लीशन. हम कैसे बता सकते हैं कितना काम लास्ट में आएगा? तो जितनी क्वांटिटी वर्कआउट होगी उसमें रेट का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारी फाइनल कॉस्ट प्रोजेक्ट की आती है. क्वालिटी ऑफ वर्क इज मेंटेन. बिल्कुल सही है. क्या है, आप जगह जगह उसको जब भी पेमेंट करोगे तो आप चेक करोगे, अच्छा कितने क्यूबिक मीटर की कंक्रीट हो गई, इतनी हो गई, चेक कराइए. आप उसका मेजरमेंट लेंगे तो आप चेक करेंगे. चेक करते समय आप क्वालिटी मेंटेन करने के लिए अश्योर रहेंगे, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर मैंने यही क्वालिटी गड़बड़ कर दी तो आगे का काम करने के लिए इंजीनियर परमिट नहीं करेंगे. तो जब वो उसको वहां पर एक जगह लगेगा कि यार मेरा काम आगे रुक सकता है, तो क्वालिटी मेंटेन होगी. कॉन्फ्लिक्ट्स आर नॉट ऑकर बिटवीन क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो भी हो रहा है आपने जो रेट दिया था, जितना काम करोगे उतने का हम नाप कर आपको पेमेंट दे देंगे. वॉट एवर योर मेजरमेंट, वॉट एवर यू हैव कोटेड रेट्स, मल्टीप्लाइड द बोथ थिंग्स एंड डन द पेमेंट. बराबर है. द कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट गेट एक्सेस प्रॉफिट और एक्सेस लॉस. बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बहुत ज्यादा लॉस नहीं होता है, क्योंकि पहले से ही प्री डिटरमाइंड चीजें होती हैं कि इस रेट का इतना मिलना है. ऐसा नहीं हो कि एक कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए ना. एक बैलेंस्ड है, इसलिए भी इसको बैलेंस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है. परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट. इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द डिपार्टमेंट ड्रॉज अब द शेड्यूल ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू द, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, एसओआर, शेड्यूल ऑफ रेट्स. शेड्यूल ऑफ आइटम्स के ही रेट्स होते हैं. According to the description of items sanctioned in the estimate with the quantities, units, rates and amounts shown therein. When the department fixes the rate of item is known as item rate contract. जहां पर रेट फिक्स है, जो अपने पहले बात की अभी ये वाला, जहां पर रेट ऑलरेडी फिक्स है, जिसको हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वो यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को ही आइटम रेट है, क्योंकि उसके रेट ऑलरेडी डिसाइडेड है. अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट में. जैसे in the type of engineering contract, the contractors are required to offer to carry out the work at par with the rate shown in the bill of the quantities or percentage above or below the rates indicated the bill of quantity, जिसको हम BOQ कहते हैं, of the tender. BOQ bill of quantity क्या है? रेट आपको पता है. अब उदाहरण के लिए एक बात करके चलते हैं कि मेरा कोई एक आइटम है जिसका रेट 100 रुपए है. मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, सिर्फ जो भी उसकी यूनिट है, जो भी उसका हो. अब उस रेट के या तो कॉन्ट्रैक्ट ऊपर जाएगा या उसके नीचे जाएगा. मैं अगर कहूं कि मैं तो साहब इसको 10% बिलो लूंगा, मतलब वहां पर उस आइटम का रेट लिखा है 100, पर मैं वो काम 90 रुपए में करने के लिए तैयार हूं. आई एम ready to do this work with the rupees of 90, even after government is asking to do the work in 100 rupees, but due to competition,
due to my profit, whatever my calculation as a contractor, I am ready to do with the 90 rupees. इसी का वाइस वर्सा अपोजिट, नहीं साहब 100 रुपए नहीं 110 रुपए में काम करूंगा, तो अब मैं क्या हो गया हूँ 10% अबव। 90 रुपए में कर रहे हो 10% बिलो, और 110 रुपए में कर रहे हो तो 10% अबव। तो आपने 10% बिलो ले लिया कॉन्ट्रैक्ट और 10% अबव। अगर आप लोग बीइंग एज अ सिविल इंजीनियर सुनते होंगे ठेकेदार की बात कि अरे वहां तो 10% नीचे गया है, 20% नीचे गया है कॉन्ट्रैक्ट, अरे वो तो ऊपर गया है 15%, मतलब कि जो रेट ऑलरेडी डिसाइड थे उससे अबव गई है कॉस्ट। लमसम में क्या होता है, इस तरह का कोई बात नहीं होती, वो तो एक बार डिसाइड हो गया, ना ऊपर ना नीचे। इसको नट शेल में अगर हम बात को समझें तो क्या होगा कि किसी प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए, वो यार वो 10% बिलो गया, मतलब वो 1 करोड़ का काम 90 लाख रुपए में होगा, यार वो तो 15% अबव गया, यानी 1 करोड़ का काम 1 करोड़ 15 लाख का होगा, मतलब 15% अबव। बात समझ में आई? तो ये चीज थी। तो वो अपनी बिल ऑफ क्वांटिटी में अबव और बिलो रेट टेंड करते हैं। द परसेंटेज अबव और बिलो और टेंडर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर अप्लाइज टू ऑल आइटम्स। अबव और बिलो, हर पर्टिकुलर आइटम का एक रेट है, तो उसको वो ऊपर देते हैं या नीचे देते हैं, तो वो कहलाता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो हमारा आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है ना, यदि उसको अबव और बिलो परसेंटेज दिया जाए तो वो परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, cost plus percentage rate contract. In this contract, the owner pays the contractor the actual cost of work plus percentage of cost as his profit. क्या बात है, इसमें ओनर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर को जो काम किया है वो तो देता ही देता है, प्लस परसेंटेज देता है एज अ प्रॉफिट, तो ये कहलाता है कॉस्ट प्लस परसेंटेज। In this case, predetermined amount in terms of percentage is given to the contractor. कह दिया जाता है कि भाई जितना काम करोगे उसका हम 5% आपको प्रॉफिट का देंगे या 10% देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि इसमें इतना पैसा तो उसका लग ही जाएगा, इसको एज अ प्रॉफिट हम 10% देंगे। जब आप रेट एनालिसिस पढ़ेंगे तब आप जोड़ते हैं कि इतना परसेंट कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, क्योंकि इतना पैसा तो मटेरियल और लेबर में उसका लग गया है, तो वो क्या जन सेवा के लिए काम थोड़ी ना कर रहा है ना, वो भी तो अपने लिए कुछ चाहेगा, तो कितना चाहता है, दैट इज द प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्लस परसेंटेज, इसको भी उदाहरण समझिए। मैं आप में से कहता हूं किसी को कि मेरे लिए जाकर बाजार से 2 पेन लेकर आओ, एक पेन की कीमत 25 रुपए है, तो मैं इस काम के लिए आपको 5% प्रॉफिट दूंगा या 10% प्रॉफिट दूंगा, चलो। तो मेरे पेन कितने के आएंगे, 25-25 रुपए के 2 पेन मंगाए, तो पेन हो गए 50 रुपए के। आप गए, पेन लेकर आए, मैं ऑनर हूं आप कॉन्ट्रैक्टर है, या मैं क्लाइंट हूं आप कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने आपको भेजा, आप लेकर गए, आप मेरे लिए 2 पेन खरीद कर लाए, 50 रुपए के पेन आपको मिले। अब आप यहाँ पर 50 के पेन 40 में भी लाके 10 रुपए कमा सकते हैं, ये डिपेंड करता है, आप हो सकता है कि आपके पास उस तरह के पेन अवेलेबल हो जो आपने थोक में खरीदे हो सकता है कि कोई परिचित का हो आपके पास, तो जो 50 रुपए कीमत है वो 40 रुपए में आपको मिल रहे हो या 45 रुपए मिल रहे हो, वो तो आपको 50 रुपए मिलने मिलने के हैं, प्लस मैं आपको 5 रुपए और ज्यादा दूंगा जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट, मैं आपको परसेंटेज भी दे रहा हूँ उसमें। तब ये प्रश्न उठेगा कि आप पैसे क्यों दे रहे हो, आप ही 50 रुपए में कर लो। मेरे पास साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी कि मैं दुकान तक जा सकूं, दैट मीन्स आई हैव नो रिसोर्सेज टू डू दिस जॉब। आपके पास रिसोर्स थे, मैंने आपको 5 रुपए एडिशनल और क्यों दिए, क्योंकि मुझे अगर मैं अपने गाड़ी से जाता तो मुझे उतना पेट्रोल खर्च करना पड़ता है, यानी मुझे उतने रिसोर्सेज के ऊपर एक्सपेंडिचर करना पड़ता, तो मुझे वो पेन कितने का पड़ता, 55 रुपए का, या हो सकता है कि 58 रुपए का पड़े, पर मैंने तो आपको 5% में 10% मिला के 5 ही रुपए दिए ना। तो इस तरह से कॉस्ट, कई काम ऐसे होते हैं जिसमें काम करके कुछ प्रॉफिट दे दिया जाता है। समझ में आई होगी ये बात। द कॉन्ट्रैक्टर में कोट हाई मटेरियल रेट सो दैट दे मे गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम ओवरऑल वर्क। कॉन्ट्रैक्टर हाई मटेरियल रेट कोट करते हैं, तो उनको पूरे ओवरऑल काम में, जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ चीजें सस्ती कुछ महंगी, जो उनको पास है वो उसको महंगा कर दिया, जो नहीं है उसको सस्ता कर दिया, इस तरह से वो मैनेज करके ओवरऑल ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर में गेट मोर प्रॉफिट, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है।
कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी। जो कॉस्ट है वो तो हम आपको पे करेंगे ही करेंगे, प्लस उसकी फीस भी देंगे। In this contract, the owner pays the contractor the actual cost of work plus certain fixed amount as is fee. जितने का आप काम करा रहे हो वो तो आप दे रहे हो, प्लस उसके साथ साथ उस काम करने का भी आप उसको फी पे कर रहे हो। In this contract, predetermined fee is decided to be given to the contractor. इसमें पहले से डिसाइड होता है कि इस काम को करने के लिए हम आपको ये फीस देंगे। Fixed fee is decided by the owner to be given to the contractor. ये ऑनर डिसाइड करता है कि मैं आपको इस काम की इतनी फीस दूंगा। यदि कॉन्ट्रैक्टर इस पर एग्री होता है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, अदरवाइज नहीं करता है। प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिपेंड्स अपॉन द कंप्लीशन ऑफ वर्क। काम कब खत्म कर रहा है, इसका उदाहरण समझे। मैंने एक कारपेंटर को बुलाया कि एक चेयर बनाओ, मैंने उसको लकड़ी दे दी, लकड़ी के पैसे तो मुझे लगे ना, या लकड़ी भी वो लेकर आया, चलो तो लकड़ी लेकर आया तो लकड़ी तो उसको मुफ्त में मिली ना होगी, तो उसने वो काम किया। फिर मैंने कहा चलो इस कुर्सी बनाने के लिए मैं एक कुर्सी का तुमको 300 रुपए दूंगा बनाने का, ठीक है। उसने 10 कुर्सियां बनाई तो मैं उसको 3000 रुपए का पेमेंट कर दूंगा। मटेरियल तो लगा ही लगा, तो कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी। जितनी कुर्सियां बनाएगा हर कुर्सी पर उसको 300 रुपए का पेमेंट का मेरा कमिटमेंट है, मैं ऑनर हूँ वो सामने वाला। दैट इज एन नंबर ऑफ वर्क्स, ठीक है ना। तो वो कहलाते कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, जिसमें आप कॉस्ट भी दो और फीस भी दो। अब कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी, जो भी आपने देखा ना कॉस्ट प्लस फी और कॉस्ट प्लस परसेंटेज, ये इसी का मॉडिफाइड है। जहां फिक्स्ड थी वो वाला आइटम क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। मींस वो बढ़ा और कम होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। In this type of contract, the owner pays to the contractor the actual cost of construction plus to uh, increase or decrease the estimated cost agreed by the owner and contractor. Thus, the higher the actual cost, the lower will be the value of fee and vice versa. Vice versa means उल्टा, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अपन इसके बारे में और थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट की। तो इस में क्या होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस जो फीस होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द एस्टिमेट कॉस्ट एग्रीड बाय द ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर। जहां पर ओनर और कॉन्ट्रैक्टर एग्री करें। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि जिसमें भविष्य में कुछ कीमतें बढ़ने या घटने की संभावना होती है। मान लीजिए किसी चीज की कीमत बढ़ जाए तो जो कॉस्ट है उसमें परसेंटेज भी वेरी हम कर सकते हैं। ये ऑनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में रहता है, पर ये हमेशा से काफी डिस्प्यूटेड इश्यूज होते हैं इसमें कि किसको बढ़ाएं किसको घटाएं। तो बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो ये कॉस्ट प्लस परसेंटेज वेरिएबल परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है ना। तो इसमें दस द हायर एंड द एक्चुअल कॉस्ट द लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ फी एंड वाइस वर्सा, यानी उसका उल्टा भी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी लेबर कॉन्ट्रैक्ट की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट इज रिलेटेड विद द लेबर, लेबर का कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, कई बार आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं पर केवल काम करने वाला नहीं है, तो हम कहते हैं केवल आदमी मुहैया करा दो, आप काम हम करा लेंगे। ओनली मैन पावर इज नीडेड, आइदर वे, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, वट एवर इट इज। आपको यहाँ पर मेन पावर चाहिए। समटाइम्स द ऑनर इज इन अ पोजिशन purchase the required materials himself. In such cases he invites standards only for the labor work. कई बार ओनर जो है यानी क्लाइंट जो है वो इस पोजीशन में है कि वो सारा मटेरियल खरीद लेगा, उसको ही इनवाइट स्टैंडर्ड्स ओनली फॉर द लेबर वर्क। उसको केवल क्या चाहिए, लेबर चाहिए है, काम करने के लिए लोग। इन दिस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स द कॉन्ट्रैक्टर्स पुट अप देयर रेट्स फॉर द लेबर पर यूनिट एक्सिक्यूशन ऑफ ईच आइटम। हर काम का लेबर रेट अलग अलग होता है, एक सा नहीं होता है। स्किल्ड लेबर का रेट अलग है, अनस्किल्ड लेबर का अलग है। तो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ जॉब,
और वी कैन से दैट टाइप ऑफ आइटम। अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग रेट होगा, अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग रेट होगा, क्योंकि उसमें लेबर अलग अलग तरह की इन्वॉल्व होगी। अलग अलग से यहाँ मेरा तात्पर्य है वो स्किल्ड लेबर लगेगी, अनस्किल्ड लगेगी, सेमी स्किल्ड लगेगी, whatever. इट इज नेसेसरी टू स्टेट दीज रेट्स इंक्लूड, इसमें ये बताना जरूरी है रेट में, यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब जो लेबर आएगी वो कॉन्ट्रैक्टर्स का T&P प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स यूज करेगी। ऑल नेसेसरी फॉल्स वर्क, ठीक है ना, तो जो रेट है उसमें वो फॉल्स वर्क है, फॉल्स वर्क समझते हैं आप लोग, सेंटरिंग शटरिंग, वो लेकर आएंगे। कॉन्ट्रैक्टर सुपरविजन, उसमें कॉन्ट्रैक्टर का सुपरविजन भी रहेगा, ये नहीं कि लेबर भर दे दी पर वो लेबर काम कर रही है, वो भी उसकी ड्यूटी रहेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, उसमें जो लेबर लेकर आ रहा है वो अपना प्रॉफिट भी इंक्लूड करता है। द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क इज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टर की। And he has to arrange in such a way that the proper rate of progress is maintained for the work. अब लेबर का काम है, मटेरियल हम आपको देते जा रहे हैं, पर उसकी ड्यूटी क्या है कि प्रोग्रेस मेंटेन्ड रहे। यदि प्रोग्रेस मेंटेन्ड नहीं होगी तो वो काम का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। जितनी जल्दी वो काम करे खत्म करके निकलेगा तो दूसरी जगह अपनी लेबर को डिप्लॉय कर सकेगा। The owner has to see that the necessary materials are brought on site and when required. ऑनर की ड्यूटी है कब कौन सा मटेरियल चाहिए, क्या वो चाहिए है कि नहीं चाहिए, ये भी उसको देखना है, और कब चाहिए तो लाकर देना, ये ऑनर्स या क्लाइंट की ड्यूटी है। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क इज कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ वर्क। कार्य की प्रगति के लिए ठेकेदार ही उत्तरदायी होगा, इस तरह के ठेकी पद्धति में। समझ में आई बात? चलिए, कुछ अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दिस इज द टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। In this type of engineering contract, in which contractor is paid on a cost plus percentage basis of the work performed under this contract, यानी कौन सा पेमेंट होता है, cost plus percentage. In addition, the contractor receives per increase or decrease of rate amount, or it affects either a period agreed of total cost or target values paid by measuring the actual work and billed as per the agreed rate of item. पहले ही से सेट कर लिया, इतनी क्वांटिटी का हम पेमेंट करेंगे, इस रेट पर पेमेंट करेंगे, जो कम ज्यादा होगा सब किया जाएगा, ठीक है ना। काम कम होगा कम पैसा पेमेंट किया जाएगा, कम काम ज्यादा होगा ज्यादा पैसा पेमेंट किया जाएगा। किसी आइटम का रेट बढ़ जाएगा तो उसका बढ़ा हुआ पैसा पे करा जाएगा। ये शर्तें बन जाती हैं टारगेट कॉन्ट्रैक्ट की। इसका एडवांटेज दोनों पक्षों को होता है। The advantage: the contractor is encouraged to use his skill and experience in keeping the cost as low as possible. वो चाहता है कि मैं कम से कम कॉस्ट में काम कर दूं। This type is contract is profitable for both contractor as well as the owner. दोनों का फायदा है। रेट कम हो जाएंगे, कम पैसा देगा, कम का वो उसको लगता है मैं ज्यादा काम कर लूं तो जल्दी काम हो जाएगा। किसी चीज का रेट कम होगा तो कम का पेमेंट करना पड़ेगा, काम कम होगा कम देना पड़ेगा। तो मतलब दोनों का ही उसमें फायदा नुकसान बराबर बराबर होता है। तो इस तरह का जहां पर हमको पहले से ही पता हो कि हमें इस काम के लिए इतने पैसे खर्चा करने, दिस इज द टारगेट कॉन्ट्रैक्ट। डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिमोलिशन? डिमोलिशन मींस किसी चीज को गिराना, ध्वस्त करना, डेमोलिश करना, ठीक है ना। This contract has been developed especially to assist homeowners and demolition contractors to record their agreement regarding the demolition of a home. किसी घर को गिराना है, ठीक है ना। कहां पर ऐसी स्थितियां बनती, कब गिराना पड़े, या तो मकान बहुत पुराना हो जाए वहां रिकंस्ट्रक्ट करना हो, है ना। As for an example, following a natural disaster such as flood or cyclone, साइक्लोन या नेचुरल डिजास्टर के कारण, अर्थक्वेक के कारण कोई मकान गिर गया है, उसको और अच्छे से गिराना है, हटाना है, वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। फी कॉन्ट्रैक्ट, वो अपने आप में बता रहा है फी, कुछ काम कराने के पैसे, सीधी सीधी फीस लेंगे। A contractor under which the services are provided on the basis of fixed fee rates for each day worked by experts. एक दिन काम करेंगे इतना पैसा लेकर जाएंगे, ठीक है ना। कई जगह आपने देखा होगा कि कुछ काम होता है तो आपने किसी को बुलाया स्पेशलिस्ट को, वो काम करके गया। आपके घर में उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब हो गया, इलेक्ट्रीशियन आया,
उसने उस बोर्ड को सुधारा, आपसे फीस ली और चला गया। दिस इज द फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। ये फी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना उसकी फी है ये डिसाइड हो जाता है कि आप किस काम की क्या फी लेंगे। तो फी कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी सिंपल, अ फिक्स्ड फी टू बी पेड। ओके, negotiated contract, what do you mean by negotiation? Everybody doing this thing, what is negotiation? Negotiation is, the other name is bargaining, मोल भाव, the respective word is negotiation, मतलब negotiate करना कि नहीं काम इतने में नहीं, नहीं इतने में नहीं, इतने में। मोल भाव जिसको कहते हैं ना, मोल भाव करना, क्या है ये? A negotiated contract is one where a specific firm is targeted for a variety of reasons to perform the contract, even though there is more than one firm that can be perform the contract. या तो एक फर्म टारगेट कर ले और एक से अधिक टारगेट कर ले। अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस अ कॉम्पिटिटिव टेंडर और प्रपोजल वुड बी इशूड। कंपटीशन हो जाता है, एक काम को करने के लिए 4 लोग हैं, वो नेगोशिएशन उनसे होता है कि भाई एक्स कम फर्म तो इस काम को इतने में कर रही है, वाई फर्म इस काम को इतने में कर रही है, आप कितने में कर रही है। द नेगोशिएशन, मोल भाव। तो मार्केट में कंपटीशन होता है, जब कॉन्ट्रैक्टर्स आपस में आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जी जान लगा देते हैं। तो द नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट क्या होता है कि रेट पर कंट्रोलिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो नेगोशिएशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट आते हैं वो कहलाते हैं नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आज आपने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, एक इसकी अपन समरी पर बात कर लेते हैं और आज का वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स थे, लमसम कॉन्ट्रैक्ट, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस वेरिएबल परसेंटेज एंड कॉस्ट प्लस वेरिएबल फी कॉन्ट्रैक्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इन सब के बारे में आज हमने देखा। इसके अलावा हमने टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, डेमोलिशन कॉन्ट्रैक्ट, फी कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी देखा। ये स्पेशल वर्क्स के लिए रहते हैं, कुछ काम के लिए। तो आज हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन सा काम कहाँ पर होता है ये आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लिखा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।